सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि ये कह देना कि हम बड़े महान हैं, हम बड़े विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, भारत बहुत गौरवशाली है, ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अगर भारत में कोई विशिष्टता है जो इसे दूसरी धरती के दूसरे खंडों से, दूसरे देशों से विलग कर देता है, वो केवल यही है कि हम अप टू डेट होने की ताकत रखते हैं। हम संशोधन कर सकते हैं, अपने धर्म में भी संशोधन कर सकते हैं, अपनी नीतियों में भी संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा धार्मिक ढांचा है, ये भारत का पूरा ढांचा है। इसलिए जब तुर्क आए तो हमने तुर्कों को स्वीकार किया, इब्रानी आए हमने उनको स्वीकार किया और हमने उनसे सीखा। ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, अगर पुराण को खोलते तमाम कहानियां इब्रानी कहानियों का रूपांतरण है। हमने सीखा, हमने यूनानियों से मूर्तिकला सीखी, हमने जैनियों से सीखा। जब इस्लाम भारत में आया तो हमने एक अलग तरह की भक्ति परंपरा को अपने भीतर अपने अंदर जन्मने दिया। पूरा का पूरा जो भक्ति काल का जो रेनेसा है, वो रेनेसा इस्लाम से प्रभावित होता है, इसे ध्यान रखना। चाहे उसके नेगेटिव इंपैक्ट कह लो, चाहे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कह लो। इससे पहले कि रामानंद जी कबीर को, रैदास को परिवर्तित करें, उन्हें निजामुद्दीन औलिया और खुसरो भी दिख रहे हैं, उनकी सहिष्णुता भी दिखाई दे रही है। इस देश की जो सबसे खूबसूरत बात है, शिवा जी, जो मैं बात कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकता है कि क्या पाकिस्तानी को हम फिर अपना दुश्मन मानने लगेंगे, बांग्लादेशी को अपना दुश्मन मानने लगेंगे, अमेरिकन को कहीं हम बहुत कंजर्वेटिव बात तो नहीं कर रहे हैं कि हम भारत लगा करके रिजिड हो जा रहे हैं, एक सीमा रेखा के अंदर बंद हो जा रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब दो हिस्सों में मैं देना चाहूंगा। पहला हिस्सा कि हमको इस वर्तमान पे नजर डालनी पड़ेगी, क्या हम कंजर्वेटिव नहीं हैं? हम में से कितने भारतीय हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बांग्लादेश से प्यार करते हैं, भूटान से प्यार करते हैं, बर्मा से प्यार करते हैं, चीन से प्यार? अगर कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, कोई विशेष रिश्तेदारी नहीं है, कोई विशेष प्रकार का कलाकार नहीं पसंद, मुझे मेहदी हसन पसंद है तो पाकिस्तान अच्छा लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रति क्या वास्तव में ईमानदारी से मेरे अंदर कोई आस्था और कोई प्रेम है? वास्तविकता है ऐसा नहीं है। और क्या पाकिस्तान के मन में हमारे प्रति प्रेम है? वास्तविकता है ऐसा नहीं है। क्या अमेरिका के लिए हमारे मन में कोई प्रेम है? क्या वामपंथियों के मन में अमेरिका के लिए प्रेम है कि दक्षिण पंथियों के लिए अमेरिका के लिए? अमेरिका हमें बुला ले, हम अमेरिका पहुंच जाएं, अमेरिका से कोई व्यवसायिक संबंध बन जाए, यहां तक तो हमारा प्रेम है, लेकिन अमेरिका के प्रति प्रेम, ये बिल्कुल दिग्गज बात है और ऐसा नहीं है। ना अमेरिकन का हमारे साथ है। अब हमें एक मिनट, जैसे कहा, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमारी रही है, एकदम सही बात है, लेकिन कहां आ रही है, किस काल में आ रही है, किन लोगों के बीच में आ रही है, हमें यह भी ध्यान देना होगा। वसुधैव कुटुंबकम ऋग्वेद में कहा जाता है, वैदिक काल के ऋषियों ने कहा। एक खास खंड में रहने वाले कुछ ऋषि आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए वसुधा कुटुंब है। अगर हम एक एथिस्ट की तरह सोचें, एक नास्तिक की तरह सोचें, तो वसुधा भी तब बहुत छोटी सी थी, तब इतना बड़ा ग्लोबल विलेज नहीं था, और एक छोटी सी वसुधा को कुटुंब कह देना सामान्य सी बात है। लेकिन अगर हम आज कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जब गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना दी, जब पाकिस्तान का बीज पड़ चुका था, और बिल्कुल सही ऐतिहासिक आकलन शिवाजी ने किया, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे उनके कि उन्होंने ये बात कही है। यदि मैं कहता तो मुझ पर संगी होने की मोहर लग सकती है ना, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात कही है कि वास्तव में भारत में कुछ खानदानों ने शासन किया जो तुर्क और मुगल थे। भारतीय मुसलमान कभी मुगलों के जमाने में शादी ब्याह तो चलो छोड़ो, वो कभी उच्च मंत्री पद पे नहीं पहुंच पाया, कोई बड़ा शायर नहीं बन पाया। एक भी जुलाहा, कबीर ने जरा सा कहना शुरू किया तो उसके भी खिलाफ पूरे तुर्क हो गए थे। शायरी नहीं उनको कहने दी जाती थी। कोई जुलाहा ना बना, कोई रफाली नहीं बना, कोई धोबी नहीं बना। किसको मुगलों ने ला करके बना दिया अपने यहां शायर? शायर होने के लिए भी तुम्हारा मुगल होना कंपल्सरी था, तुम्हारा गोरा होना जरूरी था, तुम्हें बाहर से आना जरूरी था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं कहना चाहता हूं,
कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे जब हम चर्चा करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस समय ये अवधारणा उतरी है तो बड़े खलूस, बड़े पाक साफ, बड़े पवित्र लोग उस समय दुनिया में रह रहे थे, और पवित्र लोग, प्रेमी लोग जहां भी रहते हैं अपने आप कुटुंब बन जाता है। लेकिन हम आज जिस दौर में खड़े हैं, हमको बिना किसी संदेह के, बिना किसी क्या कहते हैं लफ्जिश के, हमें ये कहने की आजादी होनी चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। निदा फाजली कहता है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। हम एक दूसरे का शिकार करने के लिए निकलते हैं। आप चलिए हम इस देश के अंदर बात करते हैं, क्यों मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते थे? हमारे तो बड़ा सुंदर एक सूत्र पड़ा हुआ है, कम से कम हिंदू होने का फायदा तो इस वक्त उठाया जा सकता है कि हिंदू होने पर आपको एक सूत्र मिला होता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, और फिर अहम ब्रह्मास्मि, हर जगह ब्रह्म व्याप्त है और मैं ही ब्रह्म हूं। ये बड़ी सुंदर अवधारणा है। फिर ना कोई अमेरिका है, ना कोई जापान है, ना कोई चीन है, ना कोई भारत है, ना कोई पाकिस्तान है, फिर तो सब ब्रह्म है। लेकिन सच बताइए साहब, क्या हम इस अवधारणा तक पहुंच सकते हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट हमारी रियलिटी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी बातें उन हृदयों से निकल करके बाहर आई हैं जो प्रेम की अनंत गहराई में डूबे, जो सत्य के करीब पहुंचे, जिनके लिए वास्तव में हर जगह परमात्मा का नूर था, झलक थी। हम में से किसी की आंख में परमात्मा की कोई झलक नहीं, हमारे भीतर तो हमें दिखती नहीं, हम पड़ोसी को कहां से देखेंगे? तो हम केवल ये नकली बात करें तो ये हमारा एक बनावटी चिंतन हो सकता है, और हम इस बनावटी चिंतन के साथ बहुत दिन चल सकते हैं। जैसे कि पिछले 67 सालों से हम इस देश में इस चिंतन को लेके चल रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन सबका बर्ताव लाइक कसाई। कोई ऐसा नहीं है जो भाई भाई की तरह बर्ताव करता है, और अगर भाई भाई का कोई बर्ताव है भी तो वो दुर्योधन और पांडु वाला मामला है। हम ऐसे ही भाई भाई का बर्ताव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और अब तो आप इसे देखिए कहां तक हम चलते चले आए। बात सिर्फ समाज में थी, समाज से निकल करके आती है राजनीति में, राजनीति से निकल करके आती है सामाजिक चिंतकों के बीच, सामाजिक चिंतकों से निकल करके आती है बुद्धिजीवियों के बीच। हर जगह यही वैमनस्यता, प्रत्येक रेवोल्यूशन दरअसल केवल और केवल नफरत पर टिका हुआ है। हम इन्हें नष्ट कर दें, हम इन्हें बर्बाद कर दें, हम इन्हें तबाह कर दें, यही एक ख्याल हमारे भीतर चल रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम साहब बहुत बड़ी क्रांति ला रहे, इस देश को बदल के रख देंगे। आप इस देश को बदलें ना बदलें, हो सकता है अगर इस तरह के उन्मादी लोगों के जितने भी क्या कहते हैं मुहिम है, अगर इनमें से 2-4 भी कामयाब हो गए तो हमको सचमुच इस देश के मानचित्र पर दोबारा सोचना पड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद। ये ठीक नहीं है। देश में युवाओं का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम भारत है, इसको एक अभियान के तौर पर लाने की जो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है, उसका कारण है ये कि देश का युवा उन्माद में भरता चला जा रहा है। और जब आपके अंदर उन्माद हो जाए तो आप सही और गलत की पहचान खोने लग जाते हैं। सिर्फ आप उस तरफ हो जाते हैं जिस तरफ आपको भीड़ दिखाई देती है, समूह दिखाई देता है और चकाचौंध दिखाई देती है। और अगर आप इस देश को देखें तो हर तरफ आपको युवा चकाचौंध की ओर भागता नजर आएगा। अब वो चकाचौंध चाहे किसी की बर्बादी से क्यों ना पैदा हो रही हो। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, आपने जिक्र भी अभी थोड़ी देर किया, कहीं अरविंद केजरीवाल वाले धरने की तरफ फिस ना हो जाए। यकीनन हो सकता है, क्योंकि मैं केवल एक परिकल्पना दे सकता हूं आप सबके बीच कि हमें ऐसा करना चाहिए, चला नहीं सकता हूं मैं। लेकिन मैं इतना सिर्फ जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का धरना अगर फिस हो जाता है या उनकी मूवमेंट फिस हो जाती है तो हमें यह पहले तो नहीं उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि नहीं साहब उनका पूरा का पूरा मूवमेंट ही फेल हो गया। ऐसा तो हम नहीं उम्मीद लगा सकते। दूसरी बात यह भी कि हमें यह भी खोजना पड़ेगा कि अगर वो मूवमेंट फेल होता दिख रहा है तो उसके जड़ में क्या है। तो जहां तक मैंने देखा है अन्ना हजारे के मूवमेंट के समय से अब तक, वो ये कि उन्होंने बहुत गलत पायदान पर हाथ रखा, पांव रखा, क्षमा कीजिएगा गलत बोल दिया मैंने, हाथ गलत पायदान पर उन्होंने अपना पैर रख दिया।
अंडा